नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों आज यहाँ पे 5 जून और शुरू करते हैं 5 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। साथियों पहला क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे भारत के जो केंद्रीय मंत्री जी हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने देखिए एक इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क को इनोग्रेट किया है किस राज्य के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे छत्तीसगढ़। ये मेरे साथ में देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने यहाँ पे इनोग्रेट किया है इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क को छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और यहाँ पे देखिए होगा क्या कि इस मेगा फूड पार्क से देखिए 5,000 जॉब्स मिलने वाली है और सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे 25,000 से ज्यादा किसानों को इसमें सीधे सीधे लाभ मिलने वाले। देखिए तो रोजगार के जो नए अवसर है वो देखिए यहाँ पे बनाया जा रहा है मेरे साथियों। इसमें देखिए इंडस बेस्ड जो मेगा फूड पार्क है ये स्टैब्लिश किया गया है रायपुर के अंदर और यहाँ पे देखिए मेरे साथियों एक इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो डेवलप किया जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, देखिए तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे भारत का राज्य है जो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और जब बात करते हैं तो 16 जिले और 3 संभागों को मिलकर देखिए अलग किया गया था। हम जब बात करेंगे मेरे साथियों यहाँ पे देखिए वर्तमान के अंदर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके देखिए गवर्नर है और रायपुर मेरे साथियों यहाँ पे कैपिटल है। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है। अभी हाल ही में देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं इंडियन नेवी की तो भारतीय नौसेना के एक हाइड्रोग्राफिक यहाँ पे देखिए सर्वेयर जो जहाज है इसका नाम बताना आपको, जिसे अभी डिकमीशन कर दिया गया यहाँ पे नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंदर। तो देखिए अभी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है जिसे डिकमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में, उसका नाम क्या मेरे साथियों, तो उसका नाम यहाँ पे आईएनएस यहाँ पे संध्याक। यस मेरे साथी देखिए तो भारतीय नौसेना के 40 वर्षों तक सेवा करने के बाद यहाँ पे आईएनएस संध्याक को देखिए फाइनली डिकमीशन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसकी फोटो देख पाएंगे। देखिए तो यहाँ पे आईएनएस संध्याक के जो एक प्रकार का हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर जहाज था। देखिए इंडियन पेनिनसुला की जब बात करते हैं तो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जितना भी समुद्री इलाका है तो समुद्री इलाके के अंदर यहाँ पे अन्य चीजों की खोज करना, साथ ही साथ में यहाँ पे समुद्र के अंदर मिलने वाले संसाधन, साथ ही साथ में मेरे साथियों नीचे किसी प्रकार से कोई जहाज तो नहीं जा रहा है, इन सबको यहाँ पे इन सबके सर्वेयर में इसका काम यूज किया जाता था। देखिए आपको बता दूं कि जब भी कोई आपदा आती है तो बहुत सारी कंडीशन ऐसे बनती है कि कोई जहाज यहाँ पे पानी में डूब जाए तो उन जहाजों को भी ढूंढने के लिए इन ऐसे जहाजों की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो आईएनएस संध्याक को फाइनली यहाँ पे देखिए डिकमीशन कर दिया गया है। हम जब बात करते हैं आईएनएस संध्याक के बारे में तो 26 फरवरी 1981 को 1981 को वाइस एडमिरल एम.के. रॉय के द्वारा इसे कमीशन किया गया था। और देखिए हम जब बात करते हैं इसकी देखिए डिकमीशन सेरेमनी हुई कहां पे, नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंदर। 40 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद इसे फाइनली डिकमीशन कर दिया गया है। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के लिए किसे चुना गया है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किसे चुना गया है। तो इन्हें इसका जो सही आंसर मेरे साथ देखिए वो है आर.एस. सोधी जी। यस देखिए हम जब बात करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जिसे बोलते हैं अमूल, तो अमूल की मेरे साथ देखिए वर्तमान में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एमडी है मिस्टर आर.एस. सोधी जी। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे तो इन्हें देखिए चुना गया है यहाँ पे टू द बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। वैसे देखिए हम जब बात करते हैं अमूल के बारे में, देखिए अमूल आज किसी भी जान और पहचान का मोहताज नहीं है। आप मुझे बताएगा कि अमूल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है और इसके जो पहले एमडी थे वो कौन बने थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अमूल का जो फुल फॉर्म है मेरे साथियों, यस मेरे साथियों अमूल का एक फुल फॉर्म है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और पहले जो इनके एमडी थे उनके भी नाम मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अभी भारत के अंदर वो कौन सा राज्य है और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि वो 33% आरक्षण देने वाले हैं यहाँ पे छात्राओं को फॉर द स्टेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। तो इसका जो सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार। यस देखिए तो नीतीश कुमार जी ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया जिसमें कह दिया है कि हम देखिए राज्य के अंदर 33% आरक्षण देने वाले हैं राज्य की बालिकाओं को, यहाँ पे राज्य की छात्राओं को, ताकि वो अपनी तकनीकी शिक्षा में और ज्यादा विकास कर सकें और उन्हें देखिए किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा को यहाँ पे प्राप्त करने के लिए राज्यों से बाहर ना जाना पड़े। तो सिंपल से इनका एजेंडा है, उनका ये कहना कि देखिए वो इंप्रूव करना चाहते हैं, वो इंक्रीज करना चाहते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या को इन द टेक्निकल एजुकेशन, ताकि बिहार का जो देखिए एक कहीं ना कहीं प्रारूप है, ये पहचान वो थोड़ी सी बदल जाए।
टेक्निकल एजुकेशन में बिहार का नाम और ज्यादा बढ़ जाए, तो इनकी परियोजना चल रही है। और 33% जो आरक्षण है वो दिया जाएगा पे राज्य की बालिकाओं को। देखिए जब बात करते हैं बिहार को लेकर, तो बिहार की बहुत ही फेमस परियोजना चल रही है जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये है, देखिए यहाँ पे बाल हृदय योजना। देखिए बाल हृदय योजना की जब बात करते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बिहार सरकार का कहना है कि हम उन बच्चों का जो इलाज मुफ्त में कराएंगे जिनके बचपन से ही दिल में छेद होता है। मेरे साथियों देखिए, आपने बायोलॉजी की जगह में वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे हार्ट की जो बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, तो दिल के अंदर देखिए अक्सर यहाँ पे छेद मिलता है, जिससे प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में मिल जाते हैं और प्रेशर सही रूप से मेंटेन नहीं हो पाता, जिस कारण से देखिए कभी भी हार्ट फेल हो सकता है और इंसान की मौत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों का इलाज फ्री में करवाया जाएगा यहाँ पे बिहार राज्य सरकार के द्वारा। किस योजना के तहत में, यहाँ पे बाल हृदय योजना के तहत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे साथियों। देखिए हम जब बात करते हैं, फग्गू चौहान जी गवर्नर है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, पटना कैपिटल है, और देखिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना की गई थी। ये याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है कि 22 मार्च को देखिए बिहार की स्थापना हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके। चलिए अभी हाल ही में देखिए किससे देखिए अपॉइंट किया गया है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी नेवी और यहाँ पे डिफेंस स्टाफ का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए इतिहास में कभी एक बार ही आते हैं। तो हम जब बात करते हैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है नेवी और यहाँ पे डिफेंस स्टाफ का। मेरे साथी उसका जो सही आंसर वो क्या देखिए, यहाँ पे कपिल मोहन यहाँ पे धीरो है, या कपिल मोहन धीर जी इसके देखिए यहाँ पे बने हैं जॉइंट सेक्रेटरी। आप देख पाएंगे कि रियल एडमिरल कपिल मोहन धीर जी को अपॉइंट किया गया है जॉइंट सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स। ये मिलिट्री ऑफ डिफेंस को के द्वारा इसे देखिए रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं मेरे साथियों यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंदर, याद कर लीजिएगा। हम जब बात करते हैं वर्तमान के अंदर देखिए, तो यहाँ पे न्यू चीफ ऑफ पर्सनल इन इंडियन नेवी बने हैं दिनेश के त्रिपाठी, और डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं रवनीत सिंह जी। ये आपको मैंने शायद कल ही पढ़ाया था, ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको ये चीज। चलिए यहाँ पे भारत के अंदर हम जब बात करते हैं, वो भारत की तीसरी इंडियन आईटी फर्म कौन सी है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट का जो पूंजी निवेश है वो प्राप्त कर लिया है, जो कैपिटलाइजेशन है वो प्राप्त कर ली है। तो ऐसा प्राप्त करने वाली जो तीसरी आईटी कंपनी बनी है मेरे साथी, वो कौन सी है? विप्रो है। यस, तो विप्रो देखिए भारत की वो तीसरी आईटी कंपनी बन गई है जिसने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ की है, और ये पहली और ये तीसरी ऐसी आईटी कंपनी है जो 3 ट्रिलियन, ट्रिलियंस की बात की जा रही है, ट्रिलियंस की बात की जा रही है मेरे साथियों, 3 ट्रिलियंस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से प्राप्त कर लिया है, तो विप्रो के द्वारा किया गया है। इससे पहले टीसीएस और हम देखिए बात करते हैं इंफोसिस, तो टीसीएस और इंफोसिस यहाँ पे पहली 2 ऐसी आईटी कंपनीज थी जिन्होंने ये जो माइलस्टोन था यहाँ पे प्राप्त कर लिया था। देखिए बात करते हैं भारत की, तो भारत में अभी तक यहाँ पे 13 फर्म्स थी, 13 कंपनीज थी, 13 ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने यहाँ पे जो बेंचमार्क से पार किया था, और विप्रो ऐसा करने वाली चौथी कंपनी बन चुकी है। देखिए हम जब बात करते हैं तो सबसे ऊपर यहाँ पे कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर, फिर दूसरी पे है टीसीएस और तीसरी पे है एचडीएफसी। यस मेरे साथियों, एचडीएफसी यहाँ पे 8.33 ट्रिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है एचडीएफसी के पास में है। चलिए विप्रो की जब मैं बात करूंगा मेरे साथ देखिए, तो अभी ऋषभ प्रेम जी देखिए यहाँ पे चेयरमैन है, बेंगलुरु बेस्ड यहाँ पे आईटी फर्म है। और हम जब देखिए बात करते हैं थेरी देलापोत्रे के बारे में, यहाँ पे एमडी सीईओ है, और अजीम प्रेम जी देखिए विप्रो आईटी इंफोटेक के यहाँ पे देखिए मेरे साथ फाउंडर रहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा ये है, अभी हाल ही में किसने बुजुर्गों की मदद के लिए जो सेज परियोजना है वो शुरू की है? देखिए बुजुर्गों की मदद के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, उन सभी स्टार्टअप को देखिए कहीं ना कहीं फंडिंग्स मिल सकती है, और ये स्टार्टअप देखिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से बुजुर्गों के लिए काम करेंगे। किस परियोजना के तहत में? सेज परियोजना के तहत में। तो इसे देखिए यहाँ पे शुरू करने वाले मेरे साथी, इसे देखिए कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं लॉन्च करने वाले जो व्यक्ति हैं वह है थावरचंद गहलोत जी। अच्छा, थावरचंद गहलोत जी कौन से सांसद हैं? राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सांसद हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, और ये भी बताएगा मुझे कि ये किस राज्य से सांसद बने हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, या फिर राजस्थान से। चलो 3 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, और 3 ऑप्शन में से एक मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, ये राज्यसभा से है या लोकसभा से, और किस राज्य से है ये भी जरूर बताएगा मुझे कमेंट के अंदर। चलिए ठीक है, हम जब बात करते हैं सेज परियोजना के बारे में, तो इसका नाम है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखिए जो स्टार्टअप यहाँ पे बुजुर्गों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टार्टअप को पूरा फंडिंग दी जाएगी, और साथ ही साथ में देखिए कहीं ना कहीं हम मोटिवेट करते हैं लोगों को कि ऐसे स्टार्टअप को शुरू किया जाए। ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्य है जो किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो सेज परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, और देखिए वन स्टॉप एक्सेस होने वाला है, जिसके अंदर देखिए जो एडल्ट केयर प्रोडक्ट्स हैं और जिनकी सर्विसेज हैं उनको मिलेगा स्टार्टअप के तहत में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। देखिए हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने सारी बातें इसमें बता दी हैं डिटेल से। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है, वो ये है कि एचडीएफसी बैंक ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की जो योजना है वो बना दी है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए बन सकता है एग्जामिनेशन में कि यहाँ पे पहली बार कोई बैंक बोल रहा है कि नहीं हम भी यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण पे काम करेंगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज की जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण को लेकर। क्या है मैं थोड़ी देर से बताने वाला हूँ, सुनो। तो एचडीएफसी ने कह दिया कि वो बनेंगे यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बाय कब तक। तो इसका जो सही आंसर दिया मेरे साथी वो है देखिए 2031-2032 तक। देखिए तो एचडीएफसी ने कह दिया है कि उन्होंने कहा है देखिए कि 5 जून के उपलक्ष्य में कि आज की बात की जा रही है, उनका ये लक्ष्य है कि यस हम देखिए कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2031-2032 तक। उनका कहना है कि देखिए जो बैंक है ना वो लगातार यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है और जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं उन सब पे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा देंगे ताकि यहाँ पे देखिए जो एमिशन होता है, एनर्जी का कंजप्शन होता है और साथ ही साथ में जो वाटर कंजप्शन है उसे कहीं ना कहीं देखिए हम थोड़ा सा सस्टेन कर सके। और हम देखिए कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन पे भी फोकस करने वाले हैं कि किसी प्रकार से ऐसी कोई चीज ना यूज की जाए बैंक कॉर्पोरेशंस के अंदर जो कार्बन के एमिशन को बहुत ज्यादा बढ़ाती हो। तो ये अच्छा स्टेप है जो एचडीएफसी बैंक के द्वारा पे लिया गया है मेरे साथियों। तो देखिए ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, यस आज जो मैं बात करता हूं 5 जून की, देखिए मेरे साथियों तो विश्व भर के अंदर आज मनाते हैं देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस है जो आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य में देखिए एचडीएफसी ने कमिट कर दिया कि वो बनेंगे कार्बन न्यूट्रल बाय 2031 और 32। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछेंगे। देखिए रिसेंटली हुआ क्या था कि अभी आरबीआई तो पेनल्टी लगा रहा है। अभी ये आरबीआई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे बता रहा हूं। मुझे सबसे बढ़िया काम लग रहा है वो आरबीआई का लग रहा है, या तो लाइसेंस रद्द करो। वो कौन सी मूवी थी यहाँ पे, शिवाजी राव वाली, यस वो सेम भूमिका में आ चुकी है, इनका लाइसेंस रद्द करो ऐसी चीज चल रही है। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में देखिए बहुत सारे बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं और जहां पे लगता है जुर्माना लगाना चाहिए वहां पे जुर्माना लगा भी रहा है। अभी देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे सेक्शन 6 के सब क्लॉज 2 के अंदर उनका एक कहना यह था कि सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 8 जो आरबीआई रेगुलेशन एक्ट है 1949 के तहत, इसमें एचडीएफसी सही रूप से काम नहीं कर रहा है। तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया आरबीआई ने। किसके ऊपर? देखिए यहाँ पे एचडीएफसी के ऊपर। ये क्वेश्चन बनता नहीं था लेकिन मैंने इसको देखिए बता दिया थोड़ा सा कि आरबीआई देखिए अगर कभी समय मिला तो मैं आरबीआई के सारे सेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आरबीआई कैसे बना था और उसके सेक्शन में किस प्रकार से बैंकों पर यहाँ पे नियंत्रण को जो पॉलिसीज है वो दी गई है। क्यों आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, इनके सेक्शंस के आधार पे कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे चलिए देखिए अभी एचडीएफसी की मैं बात करता हूँ। एचडीएफसी ने क्या किया है इस कोविड-19 की पैंडेमिक के अंदर, यहाँ पे कैश की जरूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत से लोग हैं जो देखिए एटीएम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया देखिए मोबाइल एटीएम्स को लॉन्च कर दिया है। तो ये क्या करते हैं मेरे साथियों की स्पेसिफिक टाइम है, ये जिलों के अंदर खासकर 50 जिले हैं अभी भारत के अंदर जहां पे ये सुविधा को लॉन्च किया गया है। तो भारत के बड़े बड़े शहर और साथ ही साथ में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर देखिए ये मोबाइल एटीएम चल रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति 15 बार तक यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकता है। देखिए अभी जो पॉलिसीज आई थी कि यहाँ पे 3 से 4 बार ट्रांजेक्शन करेंगे तो पैसा कटेगा, पैसा तो कटेगा, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो आरबीआई की पॉलिसीज है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब और जुर्माने लग जाएंगे इनके ऊपर। लेकिन उन्होंने कह दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं, 15 बार तक ट्रांजेक्शन कर लो, हम आपको सुविधा देते हैं कि 15 बार तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, पैसा कटेगा, ये बात श्योर है कि पैसा कटेगा। ठीक है चलो, तो देखिए हम जब बात करते हैं एचडीएफसी के बारे में, शशिधर जगदीशन देखिए अभी यहाँ पे सीईओ है। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में देखिए चाइना ने क्या किया है, न्यू जनरेशन जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है उसे लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है मेरे साथियों, तो यहाँ पे चाइना के द्वारा देखिए जो न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है। इसका नाम यहाँ पे क्या देखिए फैंगवन 4B। यस, तो फैंगवन 4B देखिए यहाँ पे सैटेलाइट है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ये बेसिक सैटेलाइट करने के वाली है, जरा समझिएगा। देखिए तो सैटेलाइट ने ये चाइना ने देखिए ये सैटेलाइट जो जारी की है ये अपने जनरेशन की पहली सैटेलाइट है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो देखिए यहाँ पे जो मौसम संबंधी एनालिसिस है वो करेगी, साथ ही साथ में एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी ऑब्जर्व करेगी। और कहीं पे यदि मान लीजिए कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत वर्स्ट हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है या कोई घटना हो गई है, तो उसका जितना भी सर्वेक्षण है, जितना भी सर्वे है वो इसके द्वारा कर लिया जाएगा, मतलब रिमोट सेंसिंग पूरी कर ली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक फील्ड में किया, देखिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं माइलस्टोन है चाइना के अंदर। वैसे चाइना ने सही मायने में देखो माइलस्टोन तो यहाँ पे क्रिएट किया है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सन के टेम्परेचर का जो हिस्सा है वो प्राप्त कर लिया है। यस, तो देखिए चाइना ने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल सन को क्रिएट करने की कोशिश की है।
पूरा तो नहीं हो पाया है, कुछ हिस्सा प्राप्त किया है और उस हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बना भी लिया है। इसका जो देखिए नाम दिया है वो यहाँ पे ईस्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंट एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। तो ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम है जो चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चीजें तो आगे चली रही हैं, ठीक है। और अभी देखो एक न्यूज आई थी, मैंने कल ही आर्टिकल पढ़ा था कि यहाँ पे ना अमेरिका के अंदर बहुत सारे यूएफओस दिखे गए थे और उनका ये मानना है कि यह हो सकता है ये तो एलियन शिप हो। अगर एलियन शिप ना हो तो उनका ये मानना कि यार ये जो यूएफओस हो ना, ये शायद चाइना और रशिया के हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है, प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मुझे 3 या 4 दिन के अंदर ये बातें क्लियर हो जाएंगी, तो मैंने आपको बता दिया भी, हो सकता है कि मैं आपको बाद में इसका क्वेश्चन सुना दूं या बना ही दूं, ठीक है। ठीक है, तो चाइना की जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसे बोलते हैं सीएनएसए, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और जिसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1993 को। तो ये भारत का बहुत ही फेमस यहाँ पे स्पेस सेंटर है जिसका नाम है स्पेस रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बेंगलुरु बेस्ड है। विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। और के शिवाजी देखिए वर्तमान में इसका वहां पे डायरेक्टर है, याद कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अभी हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि वो कौन से रेसलर हैं जिनका डोपिंग टेस्ट यहाँ पे आ चुका है और वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं ओलंपिक से पहले। चलिए इसमें जो सत्य आंसर है वो है देखिए सुमित मलिक जी। तो सुमित मलिक जी का जो डोपिंग टेस्ट है ना वो पॉजिटिव आया है और इन्होंने खो दिया है ओलंपिक्स में जाने का मौका। तो हम जब बात करेंगे, देखिए हुआ क्या है कि ओलंपिक्स के अंदर जाने से पहले सुमित मलिक का यहाँ पे देखिए डोप टेस्ट हुआ था और ये प्रोविजनली सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर ये डोप क्या होता है। देखिए हम देखिए जब कहते ये हैं कि जब हमारे शरीर में शारीरिक कमजोरी हो जाती है, हम कोई कार्य नहीं कर पाते, तो मैं एक्सटर्नल फैक्टर से अपने शरीर के अंदर एनर्जी बूस्टर्स लगाते हैं जिन्हें बोलते हैं स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स क्या करता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है जिससे हमें थकान नहीं होती है। मतलब कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर भागने की कोशिश करता है, वो स्टीरॉइड लगा दो 50 किलोमीटर भाग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है ना ये। तो यहां पे देखिए ऐसा ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो देखिए बैन की गई है इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर। तो इनका मौका चला गया है ओलंपिक्स में जाने का। मेरे साथियों ये पॉजिटिव आ चुकी है डोपिंग टेस्ट के अंदर और ओलंपिक्स के अंदर देखिए अब इनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। चलिए तो सुमित मलिक की जब मैं बात करता हूं देखिए तो 125 केजी की कैटेगरी में कंपीट करते हैं। हम जब बात करेंगे 2018 के कॉमनवेल्थ में मेरे साथियों ने गोल्ड मेडल ग्रैब किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं कि सुमित मलिक जी यहाँ पे पहले व्यक्ति रहे होंगे। 2016 के रियो ओलंपिक्स में से जाने से पहले मेरे साथियों एक देखिए रेसलर थे मेरे साथियों, रेसलर थे ना, यस आई थिंक यस रेसलर थे, जिनका नाम है नरसिंह यहाँ पे पंचम यादव जी। तो नरसिंह पंचम यादव जी को भी देखिए इस प्रकार से यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया था फॉर द यूज ऑफ द डोपिंग, ठीक है। तो इस साल होने वाले हैं समर ओलंपिक्स 2020 टोक्यो के अंदर। आप जानते हैं ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए देखिए क्वेश्चन बनता है कि अभी रिजर्व बैंक ने यहाँ पे कह दिया कि फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कट कर दी है। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कितनी होने वाली है मेरे साथियों। तो इसका देखिए सही आंसर पे 9.5% के आसपास। और देखिए यहाँ पे ये एक एस्टिमेटेड ग्रोथ हो सकती है भारत के लिए। हम जब बात करते हैं मेरे साथ देखिए बैंक रेट के अंदर, रिवर्स रेपो रेट के अंदर और रेपो रेट के अंदर किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 5 जून को इनमें से कौन सा डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए तो 5 जून को मेरे साथियों देखिए मनाते हैं कौन सा, देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जिसे बोलते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पूरे विश्व के अंदर यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हम जब बात करते हैं इस साल थीम के बारे में, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है देखिए इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। देखिए तो ये देखिए थीम है जो यहाँ पे दी जा रही है। अगर देखिए हम बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि देखिए हमारे जो पर्यावरण है वो लगातार डिफोरेस्टेशन से, पॉल्यूशन से और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म होते जा रहे हैं। तो इन्हें दोबारा से रिस्टोर करना है, अपने इकोसिस्टम को यहाँ पे जो रिकवरी है वो करनी है। जब बात की जाएगी मेरे साथियों देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2020 के बारे में, तो उस समय इसकी थीम थी यहाँ पे सेलिब्रेट द बायोडाइवर्सिटी, ये बात की जा रही है। वैसे मोदी जी की जब मैं बात करता हूँ मेरे साथ देखिए तो आज यहाँ पे एक रोड मैप है रिलीज किया जाएगा फॉर द इथेनॉल ब्लेंडिंग और साथ ही साथ में देखिए पे पायलट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा पुणे के अंदर से ऑन द ओकेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। देखिए 1974 के अंदर इसे देखिए बात की गई थी और 1974 के अंदर ही पहली बार देखिए विश्व भर के अंदर जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके मनाने की जो बात है वो सामने आई थी। तो साथियों देखिए ये था आज का करंट अफेयर का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। मैंने बहुत क्रिस्प रखा है, बहुत शॉर्ट रखा है ताकि आपको कम समय के अंदर सारी चीजें डिटेल से जाने को सीखने को मिल जाए।
साथियों अब आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है कि अनअकैडमी पर आपके लिए देखिए बहुत कुछ मिलने वाला है। आप अनअकैडमी के सिंपल सी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेंगे। साथ ही साथ में देखिए टॉपर्स की जो नए बैच है वो आने वाले हैं मेरे साथियों। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे नए बैच लेके आ चुके हैं, जिसमें मैं भी आपको देखिए इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आप यूपीएससी सीएस तक की यूपीएससी प्रीलिम्स तक की जो प्रिपरेशन है बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। एसएससी की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सफलता और यहाँ पे संकल्प बैच आ चुका मेरे साथियों। 9 जून से दोबारा से शुरू किया जाएगा ये बैच। जो साथी यहाँ पे 2 जून को देखिए यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाए थे, उनके लिए सुनहरा मौका ये है कि 9 जून से ये ओपनिंग दोबारा से होने वाली है। एक बहुत शानदार ऑफर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि हम देखिए इतने सारे सब्सक्रिप्शन को कैसे लें, हमें तो बैंक भी पढ़ना है, रेलवे भी पढ़ना है। तो अब आपके लिए कि यहाँ पे 4 एग्जामिनेशन होंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको एसएससी है, देखिए मेरे साथ में हम जब बात करते हैं एसएससी है, बैंक है, आरबीआई है, रेलवे है, तो ये कुछ मिलने वाला आपको 14,395 में बाय यूजिंग माय कोड ST10। और देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए इनको यूज कीजिएगा, द प्राइसेस विल फॉल डाउन। और हम जब बात करेंगे आगे तो इस संडे होने वाला है एसएससी कॉम्बैट, जिसमें आप मेरा अनलॉक कोड यूज कीजिए ST10, पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट दीजिए, अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को जानिए, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो साथियों ये था हमारा सेशन, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें पसंद आएंगी। चलिए मिलते हैं कल बहुत ही शानदार तरीके से, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।